तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, सब्जेक्ट हमारे साथ एडवांस कंसेप्ट एंड नर्सिंग, इसका यूनिट नंबर 2, ओवरव्यू ऑफ नेंडा एंड ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअली भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोग अपने डेली लाइफ में, हॉस्पिटल क्लिनिक में इस जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है इसको आप यूज़ करते रहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इससे कैसे एमसीक्यूज आते हैं ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेंडा को डिफाइन करेंगे। फिर इसी तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस हम कैसे फार्मूलेट करते हैं उसका तरीका हम सीखेंगे। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न किसे कहते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है और इसके साथ जो बेसिक कंसेप्ट जुड़े हुए हैं उन बेसिक कंसेप्ट पर हम बात करेंगे। किस तरह से जो है हम हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन हम किस तरह से क्लाइंट की करते हैं फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करते हुए। इसी तरह से फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करते हुए किस तरह से हम पेशेंट की हेल्थ के हवाले से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नेंडा को। व्हाट इज नेंडा? नेंडा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। 1994 में जो है इसको क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। आपको ये एब्रीवेशन याद होनी चाहिए। एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, ए स्टैंड फॉर अमेरिकन, another N stand for nursing, D stand for diagnosis and A stand for association. So North American Nursing Diagnosis Association, ठीक है, ये नेंडा की फुल फॉर्म एब्रीवेशन है। डिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस, इन्होंने नर्सिंग डायग्नोसिस की जो डिफिनीशन की है कि नर्सिंग डायग्नोसिस ये हमारे साथ एक क्लिनिकल जजमेंट होती है किसी भी पेशेंट, फैमिली या कम्युनिटी के हवाले से, जो कि एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ रिस्पॉन्सेस को क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि नर्सिंग डायग्नोसिस ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी पेशेंट, किसी भी फैमिली या किसी भी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं या जिन प्रॉब्लम को उन जो प्रॉब्लम जो है उनको फेस करने पड़ सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इनका किस तरह का रवैया होता है, किस तरह ये लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम जो अमल करते हैं, हम जो जजमेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ नर्सिंग डायग्नोसिस के हवाले से बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन ने जो है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें आपके पास टोटल 12 कंपोनेंट है। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है ये आपके पास टोटल 12 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के टोटल कितने कंपोनेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के टोटल 12 कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे जो पहला कंपोनेंट है ये हमारे साथ हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न है। मतलब यह है कि इसमें हम पेशेंट से उनके सेहत के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट अपने सेहत के बारे में किस तरह से सोचते हैं। आया उनकी नज़र में सेहत की कोई अहमियत है या नहीं, आया अगर अहमियत है तो वो अपने सेहत को सेहतमंद रखने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं, क्या इकदाम उठाते हैं। तो इसके बारे में हम पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। फिर इसी तरह से जो दूसरा कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट जो है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आया सही तरीके से न्यूट्रिशियस ग़िज़ा ले रहे हैं या नहीं, ठीक है, सही तरीके से खाना खाते हैं या नहीं, या ओवर ईटिंग कर रहे हैं या अंडर ईटिंग कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है हम न्यूट्रिशनल स्टेटस में पेशेंट से इसके बारे में डेटा गैदर करते हैं। फिर एलिमिनेशन पैटर्न आ जाता है कि पेशेंट की जो वीकली पैटर्न होता है एलिमिनेशन का, कि
पर वीक के लिहाज से वो कितने दिन बाद जो है मतलब वो क्या करते हैं, स्टूल पास करते हैं, या पर डे में वो कितनी दफ़ा जो है यूरिन पास करते हैं, ठीक है। आया किसी किस्म का मसला तो उनको पास करने में नहीं होता, तो इसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं। फिर इसी तरह से एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न आ जाता है कि अपने सेहत के हवाले से आया वो किसी किस्म के एक्सरसाइजेज करते हैं, किसी किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, या बिल्कुल ही इमोबाइल है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर सेक्सुअलिटी पैटर्न आ जाता है जिसमें हम रिप्रोडक्शन पैटर्न के हवाले से बात करते हैं। स्लीप रेस्ट पैटर्न आ जाता है। सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न, कॉग्निटिव रोल रिलेशनशिप पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न हो गया, कॉपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न हो गया, और वैल्यू बिलीफ पैटर्न। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इससे किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा और साथ में ये चीज़ें जो है आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो पहला एमसीक्यूज इस स्लाइड में आप लोगों को ये याद रखना है कि एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। तो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है टोटल 12 कंपोनेंट या टोटल 12 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। ये सारे नेम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आ जाते हैं पहले नंबर पर हमारे साथ जो एलिमेंट या कंपोनेंट है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, वो है हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न, ठीक है। परसेप्शन किसे कहते हैं? परसेप्शन से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में किस तरह से ख्यालात रखते हैं, किस तरह से आपका किसी चीज़ के हवाले से नज़रिया है, तो इसको हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न से मुराद ये है कि किस तरह से आप हेल्थ के हवाले से इक़दामात करते हैं, अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए आप क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं, तो इसको हम हेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। सो डिटरमाइन हाउ द क्लाइंट परसीव एंड मैनेज हिज और हर हेल्थ, ठीक है। हेल्थ परसेप्शन हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं या इसको इसलिए मेंशन किया गया है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में कि इसके ज़रिए हम पेशेंट से उनके ख़्यालात को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सेहत के उनका सेहत के बारे में क्या ख़्यालात है, आया उनकी नज़र में सेहत की अहमियत है या नहीं, ठीक है। और अगर है तो किस तरह से है, वो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं। कंप्लायंस विद करंट एंड पोस्ट कंप्लाइंट विद करंट एंड पास्ट नर्सिंग एंड मेडिकल रिकमेंडेशन, ठीक है। कि अगर उनको पास्ट में कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ था तो उसके लिए उनको जो है नर्सेज ने जो केयर या जो रिकमेंडेशन दी थी या प्रिस्क्रिप्शन दी थी या मेडिकल जो उनको रिकमेंडेशन मिली थी, तो आया कितनी हद तक उन्होंने उस प्रिस्क्रिप्शन पर अमल किया है या उसको फॉलो किया है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। द क्लाइंट एबिलिटी टू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड हेल्थ, और इसी तरह से फिर हम अपने क्लाइंट की एबिलिटीज़ को मालूम करने की कोशिश करते हैं कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। अपनी मौजूदा हेल्थ स्टेटस के साथ आया वो डेली एक्टिविटीज़ को जो है करने के काबिल हो चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं हेल्थ परसेप्शन और हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न में हम इसके हवाले से क्लाइंट से डेटा गैदर करते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद आपके पास आता है सब्जेक्टिव डेटा। सो सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं क्लाइंट परसेप्शन ऑफ हेल्थ। क्लाइंट परसेप्शन ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि सेहत के हवाले से पेशेंट के क्या ख्यालात है, आया पेशेंट की नज़र में सेहत की अहमियत है या नहीं, तो ये हम पेशेंट की ज़ुबानी जो है सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको सब्जेक्टिव डेटा कहा गया है। फिर इसी तरह से क्लाइंट परसेप्शन ऑफ इलनेस, इलनेस के हवाले से पेशेंट के क्या ख्यालात है, ठीक है। डिस्क्राइब यूर इलनेस और करंट हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें हमें हमारा जो पेशेंट है वो अपने सेहत के हवाले से हमें बताते हैं जिस प्रॉब्लम के साथ वो हॉस्पिटल आए हुए होते हैं, क्लिनिक आए हुए होते हैं, तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फिर हेल्थ मैनेजमेंट एंड हैबिट, टेल मी
what you do when you have a health problem। फिर हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जब सेहत के हवाले से कोई मसला दरपेश आ जाता है तो आप उसके लिए क्या इक़दामात करते हैं या आप उसके लिए क्या जो है लाहे अमल इख्तियार करते हैं। तो इसके बारे में हम अपने क्लाइंट से जानने की कोशिश करते हैं। कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। कंप्लायंस से मुराद ये है कि कितनी हद तक आपका पेशेंट जो है आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, कंप्लायंस कहते हैं। तो कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। हैव यू बीन एबल टू टेक योर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। क्या आपको जो मेडिकेशन दिए गए हैं या खाने के लिए बताया गया है, आया आप उस पर अमल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में हम अपने पेशेंट से क्या करते हैं, राय लेते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव डेटा है, तो ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, वट काज यू इनएबिलिटी टू डू सो। ठीक है, किस चीज़ की वजह से जो है आप जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं या किसी काम करने की काबिल नहीं रह पाते। रेफर टू जनरल फिजिकल सर्वे, मतलब इसमें हम अपने पेशेंट की फिजिकल सर्वे करते हैं, जिसमें हम खुद से अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसको हम देखते हैं और देखने के दौरान जो है हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम या किस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पेशेंट में जो है वो हो सकते हैं। तो उसको हम फाइंड आउट करने की, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ये? अच्छा जी। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके साथ हमारे साथ फिर वेलनेस डायग्नोसिस आ जाती है। ठीक है, वेलनेस डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, वेलनेस डायग्नोसिस में इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेराप्यूटिक अरेंजमेंट। ठीक है, वेलनेस डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, वेलनेस डायग्नोसिस में जितने भी थेराप्यूटिक अरेंजमेंट है तो उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के हवाले से हम उनको बताते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो सेहत है वो वेल हो जाए। ठीक है, जिसमें वो खुद से जो है फील करे कि अब मैं ठीक हूँ और वो खुद से जो है अपने आप को जो है वेल फील करे। तो इसको वेलनेस डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, और थेराप्यूटिक अरेंजमेंट से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें जो कि पेशेंट को जो है इफेक्टिवली वेलनेस की तरफ क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो इसको हम वेलनेस डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, रिस्क डायग्नोसिस किसे कहते हैं, रिस्क से मुराद किसी भी चीज़ का खतरा हो उसको रिस्क कहते हैं। डायग्नोसिस से मुराद मालूम करना। तो किसी चीज़ के होने का अगर अंदेशा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, रिस्क डायग्नोसिस कहेंगे। तो इसमें हम रिस्क फॉर इंजरी देखते हैं। ठीक है, कि किसी किस्म की इंजरी का खतरा तो पेशेंट को नहीं है। रिस्क फॉर सफोकेशन हो गया। ठीक है, रिस्क फॉर ट्रामा हो गया। ट्रामा से मुराद कोई किसी भी किस्म का एक्सीडेंट। तो ये सारी चीज़ें हम रिस्क डायग्नोसिस में क्या करते हैं, देखते हैं पहले से ही, और पेशेंट को इस किस्म के रिस्क, इस किस्म के खतरात से क्या करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा पेशेंट जो है वो सफ़र ना हो। इसी तरह से फिर हमारे साथ एक्चुअल डायग्नोसिस आता है। तो एक्चुअल डायग्नोसिस से मुराद ये है कि हमने हेल्थ परसेप्शन में जितना भी डेटा अपने पेशेंट से गैदर किया होता है, तो उसी डेटा की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो असल प्रॉब्लम होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। सो अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हम पेशेंट की जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसको देखते हैं कि उसमें अगर किसी किस्म की चेंजेस आई हुई हो। अल्टर से मुराद चेंजेस आना, तब्दीलियों का आना, जो कि एबनॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेराप्यूटिक अरेंजमेंट। ठीक है, आपके पेशेंट जो है वो थेराप्यूटिक अरेंजमेंट को जो है सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको सही तरीके से जो है उस पर अमल नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से जो है मसला हो सकता है इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट, मतलब फैमिली जो है वो उसको नहीं कर पा रही। ठीक है, पेशेंट को जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि उनके ट्रीटमेंट कोर्स को पूरा करने में, या इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक अरेंजमेंट। कम्युनिटी नॉन कंप्लायंस, तो कम्युनिटी जो है, ओवरऑल कम्युनिटी जो है वो हेल्थ के हवाले से जो है नॉन सीरियस है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक्चुअल डायग्नोसिस में हम इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। जो असल मसला होता है उसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं।
फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा एलिमेंट आता है, ठीक है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, एफ एच पी स्टैंड फॉर व्हाट? एफ एच पी स्टैंड फॉर फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। ये जो चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ की एब्रीवेशन जो है बताता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो इन शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से। सो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम अपने क्लाइंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस के हवाले से क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमारा पेशेंट जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं, या आया हमारा पेशेंट मल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ है या नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न को क्या करते हैं, इसकी असेसमेंट करते हैं। So assessing the client nutritional metabolic pattern is to determine the client dietary habits and metabolic needs. The condition of hair, skin, nails, teeth and mucous membrane are assessed. तो जाहिरी बात है, जो मेटाबॉलिक या न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ये हमारे जो मेजर चीज़ें हैं इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसमें हमारे हेयर्स आ जाते हैं, स्किन आ जाता है, नेल्स आ जाते हैं, टीथ आ जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न में क्या करते हैं, इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट की जो डाइटरी हैबिट्स है, खुराक खाने के जो आदात है, ठीक है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा पेशेंट खाना खाते हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, पर डे के लिहाज से एक वन टाइम खाना खाते हैं, टू टाइम खाना खाते हैं या थ्री टाइम खाना खाते हैं, आया इनकी मेटाबॉलिक नीड्स जो है वो पूरे है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न में देखते हैं। इसके हवाले से जो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग component या element of functional health pattern in which we gathering information about client dietary habit and metabolic needs। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न की बात हो रही है, तो आपने न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न को क्या करना होगा, मार्क करना होगा। जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, इसका मतलब यह है कि मंदरजा झेल में से वो कौन सा एलिमेंट है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, जिसमें हम पेशेंट के डाइटरी हैबिट्स और मेटाबॉलिक नीड्स के बारे में डेटा गैदर करते हैं। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न आएगा, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन ठीक आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्टिव डेटा जो है गैदर करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, डाइटरी और फ्लूइड इनटेक के बारे में हम पेशेंट से सवालात करते हैं कि डिस्क्राइब द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड यू ईट एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड सुपर ऑन एन एवरी डे। हम पेशेंट से पूछते हैं कि किस किस्म का खुराक जो है आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लंच में खाते हैं, और इसी तरह से पर डे के लिहाज से आप कितने टाइम जो है, कितनी दफ़ा खाना खाते हैं। तो ये एक बुनियादी क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से हम पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं कि डू यू टेक एनी विटामिन सप्लीमेंट, क्या आप किसी किस्म के विटामिन सप्लीमेंट्स खाते हैं या नहीं, अगर खाते हैं तो उसकी वजाहत दे। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट सर्टेन फूड, क्या आपको किसी किस्म के फूड खाने में कोई मसला होता है, कोई एलर्जी आपको है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से डू यू एवर एक्सपीरियंस नोजिया एंड वोमिटिंग, क्या आपको खाना खाने के बाद या कोई चीज़ पीने के बाद किसी किस्म का नोजिया या वोमिटिंग आपने की है या नहीं, अगर की है तो वजाहत करें। इसी तरह से डू यू एवर एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, खाना खाने के बाद जो है आपको कभी एब्डोमिनल पेन फील हुआ है या नहीं। तो इस तरह के सवालात जो है हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा गैदर करने के लिए पेशेंट से हम करते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। फिर इसी तरह से हमारे साथ कंडीशन ऑफ स्किन आता है। स्किन की कंडीशन के हवाले से हम क्या करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं, सवालात करते हैं सब्जेक्टिव डेटा गैदर करने के लिए, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ योर स्किन, आपका स्किन कैसा है, आप अपने स्किन के बारे में आप हमें बताएं। ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, किस तरह का स्किन है आपका, ठीक है। हाउ वेल एंड हाउ क्विकली डज योर स्किन हील, अगर आपको कभी कट लग जाए, कभी आपको जख्म लग जाए, तो आपका स्किन
कर्व जो है ये जल्दी से ठीक होता है या ठीक होने में ये ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये सवाल हम करते हैं, डू यू हैव एनी स्किन लीजन, क्या आपको कभी या कोई स्किन लीजन है, कोई स्किन प्रॉब्लम है या नहीं, या आपको जो है खारिश होती है या नहीं, या किसी जगह पर खारिश हो रही है या नहीं, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू फॉर रिलीफ, इस खारिश से छुटकारा हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके बेस पर हमें पेशेंट जो है पूरा डेटा देते हैं अपने स्किन के हवाले से, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। फिर इसी तरह से हम कंडीशन ऑफ हीयर्स एंड नेल्स, हीयर्स और नेल्स की कंडीशन के हवाले से पेशेंट से पूछते हैं कि हैव यू हैड डिफ़िकल्टी विद स्कल्प इचिंग और सोर, क्या आपको जो है सर में खारिश होती है, ठीक है, इस तरह से। या डू यू यूज़ एनी स्पेशल हेयर और स्कल्प केयर प्रोडक्ट, क्या आप अपने बालों के लिए या अपने सर के लिए किसी खास किस्म के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या नहीं। हैव यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर नेल, क्या आपने अपने नाखून में किसी किस्म की तब्दीली को महसूस किया है या नहीं। कलर क्रेकिंग, आपके नाखून का कलर या नाखून में क्रैक वगैरह हुए हैं या नहीं, या शेप या लाइन में किसी किस्म की आपको तब्दीली नज़र आई है या नहीं। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा के दौरान अपने पेशेंट से पूछते हैं उनके स्किन, हेयर, नेल्स के हवाले से, ठीक है। तो ये डेटा गैदर करने के बाद फिर इसके बेस पर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिज्म के हवाले से हम उनसे सवालात करते हैं कि व्हाट वुड यू कंसीडर टू बी योर आइडियल वेट, आपके ख्याल में आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए जिसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हुई और नहीं हो, और आप जिसकी डिज़ायर करते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं कि आपकी हाइट वेट जो है वो इतनी होनी चाहिए। हैव यू हैड एनी रीसेंट वेट गेन और लॉस, क्या आपने रिसेंटली गेन वेट जो है वो गेन किया है या वेट को लॉस किया हुआ है या नहीं, ठीक है। डू यू हैव एनी इंटॉलरेंस टू हीट और कोल्ड, क्या आपको किसी किस्म की हीट या कोल्ड में किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है या नहीं, ठीक है। सर्दी या गर्मी से आपको कोई मसला है या नहीं। हैव यू नोटेड एनी चेंज इन योर ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट, क्या आपने अपने खाने पीने के आदात में किसी किस्म की एबनॉर्मल तब्दीलियों को फील किया है, महसूस किया है या नहीं, अगर किया है तो वजाहत दे। हैव यू नोटिस एनी वॉइस चेंज, क्या आपकी आवाज़ में किसी किस्म की तब्दीली आई है या नहीं, आपने कुछ नोट किया है या नहीं। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि हम मेटाबॉलिज्म के हवाले से अपने पेशेंट से क्या करते हैं, पूछते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला टर्म आता है वो है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा तो आप सबको पता है कि हम अपने पेशेंट के वाइटल साइन को देखते हैं, एसेस क्लाइंट टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, हाइट एंड वेट। हम अपने क्लाइंट के टेम्परेचर को देखते हैं, पल्स को मॉनिटर करते हैं, रेस्पिरेशन, हाइट और वेट, इन सारी चीज़ों को खुद चेक कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव डेटा भी आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला काम करना होता है वो क्या होता है, वेलनेस डायग्नोसिस करनी होती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी होती है तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे पेशेंट जो है किस हद तक जो है वेल है, इनकी कंडीशन जो है वेल है, या हमारे पेशेंट को जो है किन चीज़ों का ख़तरा लाहक है। अगर पेशेंट जो है इन चीज़ों का ख्याल ना रखे तो हमारा पेशेंट जो है किस किस्म की मुश्किलात से दो चार हो सकते हैं, जिसको हम रिस्क डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर असल में और आखिर में हम एक्चुअल डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हमारे पेशेंट को इस टाइम कौन कौन से प्रॉब्लम जो है लाहक हुए हैं या लाहक है, तो इसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं। सो वेलनेस डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, अपॉर्चुनिटी टू एनहांस इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, अपॉर्चुनिटी टू एनहांस स्किन इंटेग्रिटी। वेलनेस डायग्नोसिस में हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपनी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मेटाबॉलिक पैटर्न है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये हम वेलनेस डायग्नोसिस में करते हैं। रिस्क डायग्नोसिस में जो है हम क्या करते हैं, रिस्क फॉर अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट को हम बताते हैं कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ये एबनॉर्मली इसमें चेंजेस आने का ख़तरा है। इसी तरह से आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपको जो है इन्फेक्शन होने का खदशा है। इसी तरह से आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बॉडी रिक्वायरमेंट से क्या है, कम होने का ख़तरा है। मतलब आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है या डाइटरी इनटेक है वो
ठीक नहीं है वो कम है, जिसकी वजह से आप मल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं और इसी तरह से एस्पायरेशन का खदशा भी आपको हो सकता है। तो ये हम कब करते हैं, ये हम रिस्क डायग्नोसिस के दौरान अपने पेशेंट को मेंशन कराते हैं। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस आ जाता है, तो एक्चुअल डायग्नोसिस में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हम पेशेंट को उनके जो असल प्रॉब्लम है वो मेंशन कराते हैं, जैसे कि फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी है, ठीक है, या आपकी बॉडी में जो है फ्लूइड जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसको हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कहते हैं, या हम उनको कहते हैं कि अल्टर न्यूट्रिशन, आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बॉडी रिक्वायरमेंट से क्या है, लेस है, ठीक है, बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे कम है, मतलब बॉडी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। इसी तरह से हम उनको बताते हैं कि आप अपनी बॉडी की ज़रूरियात से ज़्यादा जो है फूड गेन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को आप कर रहे हैं, या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आई है, या स्किन इंटीग्रिटी जो है इसमें क्या आई है, खराबी आई है, इम्पेयरमेंट आई है। तो ये हम एक्चुअल डायग्नोसिस में पेशेंट को मेंशन कराते हैं। आपको मेरी बातों की समझ आ रही है? किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है किसी टर्मिनोलॉजी में या किसी वर्ड में? नो सर, नो। अच्छा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम एलिमिनेशन पैटर्न की तरफ। एलिमिनेशन पैटर्न का भी मैंने स्टार्ट में ही थोड़ा बहुत जो है समरी बता दी थी कि इसमें हम पेशेंट के एलिमिनेशन के हवाले से डेटा गैदर करते हैं कि पर वीक के लिहाज से जो है वो कितने टाइम स्टूल को पास करते हैं, ठीक है, कितनी मरतबा पर वीक में, और पर डे के लिहाज से वो कितने टाइम यूरिन पास करते हैं। तो इसके बेस पर हम जो है उनकी जो यूरिनरी सिस्टम है उसके स्टेटस के हवाले से क्या करते हैं, डेटा गैदर कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन पैटर्न में हम क्या करते हैं, एडिक्वेसी ऑफ द क्लाइंट बोवल एंड ब्लैडर, हम अपने क्लाइंट की जो बोवल और ब्लैडर कंडीशन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। एडिक्वेसी से मुराद ये है कि क्लाइंट की जो इंटेस्टिनल सिस्टम है, इंटेस्टाइनल सिस्टम है और ब्लैडर सिस्टम है वो कितने हद तक जो है क्या है, हेल्दी है, और कितने हद तक जो है वो मुतासिर हो चुका है। सो इसमें हम अपने क्लाइंट के जो बोल और यूरिनरी हैबिट्स है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि पर वीक में कितने टाइम जो है पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, स्टूल पास कर रहे हैं, और पर डे के लिहाज से वो कितने टाइम जो है यूरिन पास करते हैं, ठीक है। इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। बोल एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एलिमिनेशन पैटर्न के हवाले से डेटा गैदर करते हैं। और इसके अलावा यूरिनरी और बोल एलिमिनेशन डिवाइसेस, किसी किस्म के यूरिनरी या बोल एलिमिनेशन के लिए किसी किस्म के डिवाइसेस तो पेशेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके हवाले से डेटा गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में एलिमिनेशन पैटर्न को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डेटा में हम सबसे पहले बोवल हैबिट्स के बारे में उन पेशेंट से पूछते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंट आर योर बोवल मूवमेंट, ठीक है। बोवल मूवमेंट के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आप पर वीक के लिहाज से जो है कितने टाइम जो है या कितनी दफ़ा जो है स्टूल पास करते हैं। इसी तरह से डू यू यूज़ लेजेटिव, किसी किस्म के लेजेटिव आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या व्हाट काइंड एंड हाउ ऑफन डू यू यूज़ देम, अगर यूज़ कर रहे हैं तो किस किस्म के लेजेटिव्स आप ले रहे हैं और किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। डू यू यूज़ एनेमाज और सपोजिटरीज, किसी किस्म के एनेमा या सपोजिटरीज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाउ एफन एंड व्हाट काइंड, कितने टाइम आप यूज़ करते हैं और किस किस्म के एनेमास या सपोजिटरीज आप ले रहे हैं। डू यू हैव एनी डिस्कम्फर्ट विद योर बोवल मूवमेंट, क्या आपको किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट अपने बोवल मूवमेंट में फील हो रही है या महसूस हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो उसकी वजाहत दे। तो ये बोवल हैबिट्स के हवाले से हम पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। नॉर्मली हमारे साथ जो एलिमिनेशन पैटर्न में जो पर वीक के लिहाज से हमारे साथ आता है, तो मेरे ख्याल में 2 डेज़ के अंदर वन टाइम, मतलब पर वीक में जो है आप टू
टाइम करे या 3 टाइम करे तो ये हमारे साथ नॉर्मल बोवल मूवमेंट में आएगा। इसके अलावा अगर 2 से कम आता है, ठीक है, तो फिर हमारे पेशेंट को क्या होगी, कंस्टिपेशन होंगे, ठीक है, कि पर वीक में वो सिर्फ 1 टाइम जो है स्टूल को पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उनको कंस्टिपेशन हुई है ना। नॉर्मली हमारे साथ जो स्टूल पासेज टाइम है तो पर वीक में 3 टाइम या मेरे ख्याल में 2 टाइम ये लाजमी है। अगर 2 टाइम से कम है तो फिर बोवल हैबिट जो है ये क्या होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे बल्कि एब नॉर्मल हम इसको कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है ब्लैडर हैबिट। ब्लैडर हैबिट में हम ज़ाहिर बात है यूरिन के हवाले से डेटा गैदर करते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूरिनेट, पर डे के लिहाज से आप कितनी दफ़ा जो है बाथरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट एंड कलर ऑफ योर यूरिन, कितने अमाउंट में यूरिन आप पास करते हैं और यूरिन कलर क्या होता है, कैसा होता है। डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम विद यूरिनेटिंग, क्या यूरिन पास करने के दौरान आपको कभी सूजिश फील हुई हो या कभी पेन आपको फील हुआ हो या कभी किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आपने फील की हो या देखी हो, ठीक है। तो ये हम उनसे पूछते हैं पेन, आपको यूरिन पास करने के दौरान पेन होता है या नहीं, या यूरिन में ब्लड आता है या नहीं, या यूरिन पास करने से पहले पास करने या स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी दुश्वारी होती है या नहीं, या यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रही है या नहीं, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं, मतलब ये है कि आप यूरिन जो है वो आपकी कंट्रोल में नहीं होता और वो खुद ब खुद जो है वो आप क्या कर लेते हैं, यूरिनेट कर लेते हैं, आप की कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंटरी वो पास हो जाता है। या वॉइडिंग फ्रीक्वेंटली एट नाइट, या नाइट के टाइम जो है वो फ्रीक्वेंटली आप उसको वाइड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब खुद ब खुद हो जाता है। वॉइडिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग डे, डे के टाइम आप वाइड कर रहे हैं, या ब्लडर इन्फेक्शन किसी किस्म का तो आपको नहीं हुआ है, ठीक है। हैव यू एवर हैड अ यूरिनरी कैथेटर, क्या आपने कभी यूरिनरी कैथेटर पास किया है या आपको कभी यूज़ हुआ है, यूरिनरी कैथेटर की ज़रूरत पड़ी है या नहीं। अगर हुई है तो कब हुई है और कितने टाइम के लिए आपने यूरिनरी कैथेटर यूज़ किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम ब्लैडर हैबिट के हवाले से अपने पेशेंट से पूछते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी बोवल और यूरिनरी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी यूरिनरी ब्लैडर हैबिट्स को स्टेटस जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसी तरह से हमारे पास फिर ऑब्जेक्टिव डेटा आता है जिसमें हम उनकी एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, इसके साथ साथ रेक्टल असेसमेंट करते हैं, तो इससे भी हमारे पास जो है डेटा आ जाता है। और फिर वही तरीका है कि जो डेटा हमारे पास आया होता है उसके बेस पर हम वेलनेस डायग्नोसिस करते हैं कि आप अपने हेल्थ को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप इन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो आप जो है मंदरज झेल मसाइल से दो चार हो सकते हैं, या ये मसाइल जो है आपको हो सकते हैं, इस मसाइल का आपको ख़दशा हो सकता है, मतलब कंस्टिपेशन का ख़दशा आपको हो सकता है, या आपकी जो यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न है इसमें चेंजेस आने का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम डेटा के बेस पर हम अपने पेशेंट को बताते हैं। इसी तरह से जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वो हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि आपकी जो बोल एलिमिनेशन है, ठीक है, उसमें कंस्टिपेशन आई हुई है, ठीक है, या आपको डायरिया हुआ है, या बोल इनकॉन्टिनेंस हुआ है, या यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न यूरिनरी रिटेंशन आपको हुई है, ठीक है, या टोटल इनकॉन्टिनेंस हुआ है, या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम डेटा के बेस पर अपने पेशेंट को फिर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको असल में हो चुके हैं, या ये प्रॉब्लम आपको होने का अंदेशा है अगर आप कुछ बातों का ख्याल ना रखें, जिसको हम रिस्क डायग्नोसिस कहते हैं, रिस्क डायग्नोसिस। सही है, क्लियर है। Which one of the following element of the functional health pattern in which we gather information about patient, जो क्या कहते हैं, यूरिनरी हैबिट या एलिमिनेशन पैटर्न, तो ये आपके पास फिर एलिमिनेशन पैटर्न में आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा, एलिमिनेशन पैटर्न। तो इसी तरह के एमसीक्यूज, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आएंगे, आपको ये एलिमिनेशन पैटर्न और ये कंपोनेंट नेम याद होने चाहिए। एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न की ये हमारे साथ कौन सी कंपोनेंट है, ये हमारे साथ चौथी कंपोनेंट है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की। चौथी है या
दूसरी है या सॉरी तीसरी है मेरे ख्याल से। एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न। सो एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न से मुराद ये है कि इसमें हम अपने पेशेंट की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से हम उनसे डेटा गैदर करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में किसी भी किस्म की खलल ला रही है, किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो काज कर रही है, किसी भी किस्म की आपके जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको बुरी तरह से मुतासिर कर रही है, तो उसके हवाले से हम पेशेंट से जो है जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है हम अपने पेशेंट के आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करें और पेशेंट की जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो पहले की तरह से क्या हो, नॉर्मल हो जाए। तो एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न हम इसलिए क्या करते हैं फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में इसको हम कंसीडर करते हैं। सो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इंक्लूडिंग रूटीन ऑफ एक्सरसाइज लीजर एंड रिक्रिएशन। मतलब यह है कि इसमें हम रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे पेशेंट के, जिसमें हम उनकी डेली बेसिस जो एक्सरसाइजेज वो करते हैं, ठीक है, रूटीन बेस पर। इसी तरह से उनके लेजर टाइम से मुराद ये है कि जिसमें वो आराम करते हैं, जिसमें वो जो है एंजॉय वगैरह करते हैं। इसी तरह से रिक्रिएशन टाइम हो गया जिसमें वो रिक्रिएटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। तो इसके बारे में हम पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर पर्सनल हाइजीन, कुकिंग, शॉपिंग, ईटिंग, मेंटेनिंग द होम एंड वर्किंग, ठीक है। तो उन तमाम एक्टिविटीज के बारे में हम पेशेंट से डेटा गैदर करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी पर्सनल हाइजीन, कुकिंग, शॉपिंग, ईटिंग, मेंटेनिंग द होम एंड वर्किंग, ये सारी चीज़ें इसके लिए क्या हो ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पेशेंट से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम अपने पेशेंट की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं इन तमाम फैक्टर्स के बारे में डेटा गैदर करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर जो कि पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ को क्या कर रही हो, मुतासिर कर रही हो, तो उन फैक्टर्स को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करके उन फैक्टर्स उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करें और हमारे पेशेंट के जो डेली एक्टिविटीज़ है वो क्या हो, वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम उनसे असेसमेंट करते हैं, उनसे डेटा गैदर करते हैं। तो इसमें हम सब्जेक्टिव डेटा में हम पेशेंट से जो है कुछ सवालात करते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब योर एक्टिविटीज़ ऑन अ नॉर्मल डे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल डे में आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, किन किन चीज़ों में आप अपने आप को मशगूल रखते हैं। तो ये हम उनसे पूछते हैं। डू यू हैव डिफ़िकल्टी विद एनी ऑफ दीज सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। क्या आपको इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में किसी भी चीज़, किसी भी काम करने में किसी किस्म की दुश्वारी होती है, डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है, तो उसकी आप हमें वज़ाहत दें, ठीक है। डज़ एनीवन हेल्प यू विद दीज एक्टिविटीज़। क्या कोई आपके साथ ये एक्टिविटीज़ करने में कोई आपको मदद देता है या कोई आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या आपकी हेल्प करते हैं, तो बताएं किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं। डू यू यूज़ एनी स्पेशल डिवाइसेस टू हेल्प यू विद योर एक्टिविटीज़। क्या आप किसी भी किस्म की टूल्स, किसी भी किस्म की इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर करते हैं तो क्या टूल्स यूज़ करते हैं। डज योर करंट फिजिकल हेल्थ इफेक्ट एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़। क्या आपकी जो मौजूदा करंट हेल्थ स्टेटस है, आया इस हेल्थ स्टेटस की वजह से आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है ये मुतासिर हुए हैं या नहीं। जैसे कि डिस्निया, जिसमें आपको सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, पल्पेशन हो गई, चेस्ट पेन हो गया, पेन हो गया, स्टिफनेस हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम है। तो आया इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी एक्टिविटीज़ जो है ये मुतासिर हुए हैं या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव डेटा में हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। फिर इसी तरह से ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि डिस्क्राइब व्हाट यू डू टू मेक अ लिविंग। ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आप क्या काम करते हैं, मतलब उनकी ऑक्यूपेशन के हवाले से हम पेशेंट से पूछते हैं। डू यू फील इट हैज़ अफेक्टेड योर हेल्थ। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो काम आप करते हैं, जो रोज़गार आप करते हैं, इसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो मुतासिर हो रही है। या हैव
या हाउ हैज़ योर हेल्थ इफेक्टेड योर एबिलिटी टू वर्क, किस तरह से आपकी जो हेल्थ है ये आपकी काम करने की सलाहियतों को क्या कर रही है, मुतासिर कर रही है। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि सब्जेक्टिव डेटा को गैदर करने के दौरान हम अपने पेशेंट से पूछते हैं, ताकि हमें अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में पता चल सके। अच्छा जी, पता चल सके। इसी तरह से हमारे साथ ऑब्जेक्टिव डेटा में हम अपने पेशेंट की थोरेसिक लंग असेसमेंट करते हैं, ठीक है। थोरेसिक लंग असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको हम आइडेंटिफाई करें। कार्डियक असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेरिफेरल वेस्कुलर असेसमेंट, मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट करते हैं। फिर इसी तरह से एसोसिएटेड नर्सिंग जो डेटा हमने गैदर किया होता है तो उसके बेस पर हम वेलनेस डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, कि कौन से ऐसी चीज़ें अगर हम उसको मज़ीद उस पर हम ध्यान दें तो उससे हमारी जो एक्सरसाइज और जो एक्टिविटीज़ पैटर्न है उसमें बेहतरी आ सकती है, वेलनेस उसमें आ सकती है, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज़ टू एनहांस इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ किस तरह से हम एनहांस कर सकते हैं, टिश्यू परफ्यूजन मतलब सर्कुलेशन को, बॉडी की सर्कुलेशन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो इसके हवाले से हम पेशेंट को जो है क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, उनको जो है सजेशन देते हैं। इसी तरह से किसी भी किस्म के प्रॉब्लम के आने का अगर कोई खदशा हो, कोई अंदेशा हो, तो वो हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। जैसे कि रिस्क फॉर डिसऑर्गेनाइज इन्फेंट बिहेवियर हो गया, रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवेस्कुलर डिसफंक्शन हो गया, या रिस्क फॉर अल्टर रिस्पायरेटरी फंक्शन। तो इन चीज़ों के हवाले से हम पेशेंट को क्या करते हैं, आगाह करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ये इंफॉर्मेशन हमने अपने डेटा अपने पेशेंट से जो ली होती है, तो उसके बेस पर हम ये रिस्क के बारे में हम अपने पेशेंट को बताते हैं, या वेलनेस के बारे में बताते हैं, या उनको जो असल मसला होता है जिसको हम एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं वो हम उनको क्या करते हैं, बताते हैं। सही है। सो एक्चुअल डायग्नोसिस में एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया, जिसमें पेशेंट जो है किसी भी काम करने की सलाहियत उनमें नहीं होती। एक इनपेयर्ड गैस एक्सचेंज, प्रॉपर तरीके से गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो इनइफेक्टिव हुआ है, या एयरवे जो है वो इनइफेक्टिवली क्लियर है, ठीक है, क्लियर नहीं है। ब्रीथिंग पैटर्न जो है इफेक्ट हुआ है, डिसयूज सिंड्रोम हुआ है, या फिजिकल मोबिलिटी में जो है प्रॉब्लम आई हुई है, या स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन जो है, इनएबिलिटी टू सस्टेन स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन जो है ये सस्टेन नहीं रही, ठीक है, या टिश्यू परफ्यूजन जो है ये एम्पेयर्ड हुए हैं, अल्टर्ड हुए हैं। तो ये एक्चुअल डायग्नोसिस में हम अपने पेशेंट को मेंशन करते हैं। और ये सारा कुछ जो है याद रखें आप अपने पास ये बात के, ये जो भी हम अपने पेशेंट को बताते हैं, चाहे वो वेलनेस डायग्नोसिस हो, रिस्क डायग्नोसिस हो, या एक्चुअल डायग्नोसिस हो, ये हम उस डेटा के बेस पर करते हैं जो कि हमने असेसमेंट के दौरान अपने पेशेंट से सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा लिया होता है ना, तो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम उनकी यह डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। सही है। फिर सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्शन पैटर्न की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम मेल फीमेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से हम मेल फीमेल से पूछते हैं, ठीक है, उनसे डेटा गैदर करते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा में सबसे पहले हम फीमेल से कुछ सवालात करते हैं, जिसमें उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें हम उनके पीरियड्स के बारे में, मेंसेस के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि मंथली साइकिल जो है वो रेगुलर ठीक टाइम पर आता है, जाता है या नहीं, ठीक है, आगे पीछे तो नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट साइकिल जो है आपकी किस डेट से स्टार्ट हुई थी, कितने टाइम के लिए हुई थी, ठीक है। इसी तरह से किसी किस्म की चेंज या एबनॉर्मेलिटी आपने फील की थी या नहीं, या आपके मूड में जो चेंजेस आए थे तो वो किस तरह के चेंजेस आए थे, ठीक है। आप पीरियड के आने से पहले किसी किस्म के डिस्कम्फर्ट आपको फील हुई थी, या पीरियड के दौरान या पीरियड के बाद जो है आपको किसी किस्म के डिस्कम्फर्ट फील हुई थी। तो ये डेटा जो है हम अपने पेशेंट से क्या करते हैं, गैदर करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा में। इसी तरह से अगर हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के हवाले से हम उनसे पूछते, तो हम मुख्तलिफ सवालात जो है अपने पेशेंट से करते हैं, जैसे कि कितने टाइम जो है आप प्रेग्नेंट
हो चुकी है, ठीक है, कितने टाइम आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी तरह से डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ ईच प्रेगनेंसी, और हर प्रेगनेंसी के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई थी, आपकी प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हुआ था या नहीं, या किसी वजह से जो है मिसकैरेज हुआ था, या किसी वजह से आपने जो है एबॉर्शन किया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम अपने पेशेंट से क्या करते हैं, पूछते हैं ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के दौरान। इसी तरह से इफ़ यू हैव चिल्ड्रन व्हाट आर द एजेस एंड सेक्स ऑफ ईच, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी उम्र क्या है, मेल है या फीमेल है, बच्चा है या बच्ची है, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं। एक्सप्लेन एनी हेल्थ प्रॉब्लम और कंसर्न यू हैड विद ईच प्रेगनेंसी, किसी भी प्रेगनेंसी के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा हो या आपको फेस करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं अगर वो अभी प्रेग्नेंट हो तो। इसी तरह से कंट्रासेप्शन के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू और योर पार्टनर डू टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने से बचने के लिए आप क्या करते हैं या आपके जो पार्टनर है वो क्या करते हैं, ठीक है, ये सवालात हम उनसे पूछते हैं। इसी तरह से डिस्क्राइब एनी डिस्कम्फर्ट और अनडिजायरेबल इफेक्ट दिस मेथड प्रोड्यूसेस, ठीक है, जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से अगर आपको किसी भी किस्म के डिस्कम्फर्ट या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आप फील कर रहे हैं तो वो जो है हमें बताए, ठीक है। हैव यू हैड एनी डिफ़िकल्टी विद फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो बताए, अगर नहीं है तो भी बताए, ठीक है। तो ये वो सवालात है जो कि हम अपने पेशेंट से जो है करते हैं, ठीक है, सेक्सुअलिटी पैटर्न में। इसी तरह से स्पेशल प्रॉब्लम के लिए हम उनसे क्या करते हैं, डू यू हैव और हैव यू एवर हैड अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्या आपको किसी किस्म का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कभी आपको हुआ था, अगर है तो भी बताए, अगर कभी हुआ था पहले तो भी बताए। इसी तरह से डिस्क्राइब एनी पेन बर्निंग डिस्कम्फर्ट यू हैव फेल्ट वायरिंग, जब आप वायरिंग कर रहे होते हैं तो इस दौरान किसी किस्म की पेन या सूजिश या डिस्कम्फर्ट आपको फील होती हो तो उसके बारे में आप बताएं। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा में हम ब्रेस्ट असेसमेंट करते हैं, ठीक है, इसी तरह से एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, इसी तरह से यूरिनरी रिप्रोडक्टिव असेसमेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जो है पूरा डेटा जो है आ जाता है अपने पेशेंट के हवाले से, क्लाइंट के हवाले से। तो फिर इसी डेटा की बुनियाद पर हम उनको वेलनेस डायग्नोसिस देते हैं, रिस्क डायग्नोसिस देते हैं और एक्चुअल डायग्नोसिस देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी आप लोग ये सारी चीज़ें 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें हम पेशेंट को बताते हैं आने वाले प्रॉब्लम के बारे में या जो प्रॉब्लम उनको हो चुके होते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है। ओके जी, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे साथ आ जाता है स्लीप रेस्ट पैटर्न। स्लीप रेस्ट पैटर्न देखिए एमसीक्यूज उसी तरह से आपके आएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह की स्टेटमेंट जो है आपको एग्जाम में इस यूनिट के हवाले से मिल सकता है। पहले तो आपको ये एमसीक्यूज आएगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के आपके पास कितने कंपोनेंट हैं, 12 कंपोनेंट है। फिर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस की डिफिनीशन दी गई होगी जो कि नेंडा ने की है, आपसे पूछेंगे कि ये डिफिनीशन किसने की है, तो वो डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए, आपने बताना है कि ये नेंडा ने की थी। फिर इसी तरह से जितने भी हमारे साथ कंपोनेंट है तो इसके हवाले से आपसे पूछेंगे, जैसे कि अगर सेक्सुअलिटी के हवाले से आपसे पूछे तो आपको एमसीक्यूज ऐसा आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द functional health pattern in which we gather data about patient fertility or patient pregnancy or patient sexual परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो ये आपके पास सेक्सुअलिटी पैटर्न के हवाले से एमसीक्यूज हैं, तो आपने सेक्सुअलिटी पैटर्न को ही क्या करना होगा, मार्क करना होगा, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा आसान होंगे। स्लीप रेस्ट पैटर्न की तरफ आ जाते हैं तो इसमें हम सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट से गैदर करते हैं कि हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप,
कि जब आप सोते हैं या आप सो रहे होते हैं तो आपकी नींद कैसी होती है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि अक्सर औकात लोग सोए हुए होते हैं, वो हमें सोए हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब भी हम उनके रूम में थोड़ी-सी भी कम से कम आवाज़ में भी बात करें तो वो उस आवाज़ से उठ जाते हैं, या थोड़ा-सा भी कुछ चीज़ किसी चीज़ के साथ हमारा हाथ टच हो जाए, वो आवाज़ करे तो वो बंदा जो है उठ जाता है। तो मतलब ये है कि उनकी जो स्लीप क्वालिटी होती है वो गुड नहीं होती, वो डीप स्लीप में नहीं होते बल्कि शैलो स्लीप में होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेशेंट से उनकी स्लीप क्वालिटी के बारे में पूछते हैं कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, डीप है या शैलो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब सो जाते हैं तो फिर उनके आसपास चाहे आप पिस्तौल के ज़रिए जो है क्या करें, फायर करें, ठीक है, उनके आसपास जो है आप क्या करें, पटाखे फोड़े, तब भी वो नहीं जागेंगे। तो ये डीप स्लीप होती है। तो हम अपने क्लाइंट की स्लीप की क्वालिटी के बारे में हम उनसे पूछते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम के हवाले से हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि डू यू एवर एक्सपीरियंस डिफिकल्टी विद फॉलिंग asleep, रिमेनिंग asleep, या डू यू एवर फील फैटीग आफ्टर अ स्लीप पीरियड। हम उनसे पूछते हैं कि क्या स्लीप, जब आप सोने जा रहे थे तो सोने के दौरान आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस हुई हो, मतलब आपको नींद ना आ रही हो, ठीक है? या आप सोते ही रह गए हो, या आप सोने के बाद जो है थका-थकी महसूस करते हो, तो इस तरह के आपने कभी फ़ील किया है? तो ये डेटा हम उनसे गैदर करते हैं। इसके अलावा स्लीप एड्स के हवाले से उनसे हम पूछते हैं कि सोने के लिए आप क्या काम करते हैं? मतलब अपने रूम का लाइट जो है उसको ऑफ करना ज़रूरी होता है आपके सोने के लिए, या अपने आँखों पर कोई आई पैड रखते हैं जिसके ज़रिए आपकी आँखों के ज़रिए अंधेरा आ जाए और आपको नींद जो है उसके बगैर नहीं आती, या सोने के लिए आप किसी किस्म के मेडिकेशन जो है ले रहे हैं, या किसी भी किस्म की आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए आपको नींद आसानी से आ जाती है और उसके बगैर नींद नहीं आती, तो इसको कहते हैं स्लीप एड्स। तो इसके हवाले से हम अपने पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम उनकी पेलनेस, ठीक है, पेल हो गया, इसी तरह पफी आइज विद डार्क सर्कल। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि नींद बहुत कम करते हैं तो उनके आइज के इर्द गिर्द या आइज के बिल्कुल नीचे जो है आपको जो एरिया है वो आपको डार्क डार्क नज़र आएगा। तो ये भी होता है, ठीक है। और जो आई कलर है, ठीक है, या पेलनेस, अब इसको स्किन से मैं कंसीडर करूं या किस चीज़ से कंसीडर करूं, तो इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं कि बंदा जो है वो यार्निंग कर रहा है या नहीं, डोजिंग ड्यूरिंग डे, डे के दौरान डोजिंग कर रहा है, या इरिटेबिलिटी हो गई, या शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इनका किसी चीज़ की तरफ जो तवज्जो होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है और फिर इधर-उधर जो है उनकी तवज्जो चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने पेशेंट की क्या करते हैं, डेटा गैदर करने के दौरान नोट करते हैं। सही है? अच्छा जी, फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें आपके पास वेलनेस डायग्नोसिस आ जाती है, रिस्क डायग्नोसिस आ जाता है और एक्चुअल डायग्नोसिस आ जाती है। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर इसके बाद आता है सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न। सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न से मुराद ये है कि आपको किसी भी किस्म की चीज़ें फ़ील करने में, उसको महसूस करने में, उसको सेंस करने में किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है, या चीज़ों को आप बहुत कम स्टिमुलस के साथ बहुत ज़्यादा उनको आप महसूस करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप उनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, जो डेटा गैदर करते हैं, तो इसको हम सेंसरी परसेप्चुअल पैटर्न डेटा कहते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा में हम उनसे जो सवालात करते हैं वो ये करते हैं कि डिस्क्राइब योर एबिलिटी टू सी, हियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल। हम उनसे पूछते हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से चीज़ों को फील करते हैं, टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं। तो इसके बारे में हम उनसे पूछते हैं। अक्सर औकात लोगों की जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है, चीज़ें दूर-दूर से उनको नज़र आती है, या कुछ लोग होते हैं उनकी उनकी आई साइट जो है वो ठीक नहीं होती, ठीक है। सुनने की जो सलाहियत है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है,
चीज़ों को फ़ील करने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की। आपके स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स, तो ये आपकी जो सेंसरी परसेप्शन है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये बताऊँ कि अगर आपकी स्किन पर हेयर ना हो, तो हेयर ना होने की वजह से आपका जो टच सेंसिटिविटी परफॉर्मेंस होता है ये थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है। जबकि हेयर्स के साथ आपकी जो सेंसिटिविटी, जो टच सेंसिटिविटी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अक्सर औक़ात आप लोगों ने ये फ़ील किया होगा जब हवा चल रही होती है और आपके जो आस्तीन है, ठीक है, ये ऊपर हो, तो आपके हाथों पर जो हेयर्स होते हैं, तो उस हवा के ज़रिए जो आपके हेयर्स क्या हो रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, तो ये भी आप फ़ील कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इतना सेंसिटिविटी जो है आपकी जो स्किन है, इसकी सेंसिटिविटी ईयर्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो ये इन हेयर्स का जो है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, और हर जगह पर हर एक चीज़ की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। सो डिफ़िकल्ट डिस्क्राइब एनी डिफ़िकल्टी यू हैव विद योर विज़न, हियरिंग एंड एबिलिटी टू फ़ील। इसी तरह से हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपको अपने जो सेंसरी परसेप्शन है, ठीक है, जैसे कि देखना हो गया, सुनना हो गया, चीज़ों को महसूस करना हो गया, ठीक है, जैसे कि टच हो गई, पेन हो गए, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, टेस्ट में आपको अगर कोई मसला हो, आप टेस्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, आपको नमकीन, आपको स्वीट्स, आपको बेटर स्टोर का जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, या वो फ़ील नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आप बुरे और अच्छे स्मेल में जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं। पेन असेसमेंट के हवाले से हम कंप्लीट सिम्पटम एनालिसिस हम उनकी करते हैं, असेसमेंट करते हैं। स्पेशल एड्स के हवाले से हम उनसे क्या करते हैं, सवालात करते हैं, जैसे कि व्हाट डिवाइसेस, जैसे कि ग्लासेस हो गई, कॉन्टैक्ट लेंसेज, हेयरिंग एड्स हो गई, ठीक है। अगर आपकी नज़र ठीक नहीं है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आप ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। अगर सुनने की सलाहियत ठीक नहीं है तो उसके लिए आप जो हेयरिंग डिवाइसेस है वो आप यूज़ करेंगे। उसके हवाले से हम पेशेंट को बताते हैं कि हमें बताएं। इसी तरह से अगर किसी किस्म की मेडिकेशन आप ले रहे हैं जो कि आपकी जो सेंसरी परसेप्शन है इसको बेहतर बनाने में आपको क्या कर रही है, मदद दे रही है, तो इसके हवाले से हम उनसे डेटा हासिल करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सो ऑब्जेक्टिव डेटा रिफर्स टू द सेक्शन ऑन नोज एंड साइनस असेसमेंट, आई असेसमेंट एंड ईयर असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के नोज, साइनोसिस, आई और ईयर की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और उसी डेटा के बेस पर फिर हम वेलनेस डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस और एक्चुअल डायग्नोसिस क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। सही है? कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड। माशाल्लाह से मेरे ख़्याल से सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और मैं जिस तरीके से सिंपल अल्फाज में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल से सारी चीज़ें जो है आप लोग समझ रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। नहीं सर। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर इसी तरह से आपके पास आता है कॉग्निटिव पैटर्न। कॉग्निटिव पैटर्न के हवाले से मैंने आपको पोस्ट आर एन सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी आप तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैं समझा कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ। तो कॉग्निटिव पैटर्न के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जहाँ पर भी वर्ड कॉग्निशन या कॉग्निटिव का आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जितने भी बातें हो रही है तो हमारे ब्रेन के फंक्शन के हवाले से हो रही है। जैसे कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत हो गई, चीज़ों को मेमोराइज़ करने की सलाहियत हो गई, चीज़ों पर रीज़निंग करने की सलाहियत हो गई, चीज़ों को लर्न करने की सलाहियत हो गई, कम्युनिकेशन हो गई चीज़। इसी तरह से आपके पास जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कशन करने की सलाहियत हो गई, ठीक है, डिसीजन मेकिंग सलाहियतें हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास किस में आती है, कॉग्निशन टर्म में आ जाती है। तो आपने जहाँ पर भी आपके पास कॉग्निटिव पैटर्न या कॉग्निशन या कॉग्निटिव का वर्ड सुनने को या देखने को मिले तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस के हवाले से हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा में हम जो डेटा गैदर करते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
चीज़ों को समझने की सलाहियत के बारे में हम अपने क्लाइंट से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट योर डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू अबाउट योर हेल्थ। आप हमें ये बताएं कि डॉक्टर ने आपके सेहत के बारे में आपको क्या बताया था। तो इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे पेशेंट डॉक्टर की बात को कितनी हद तक जो है समझ चुके हैं। अगर वो हमें सही एक्सप्लेन करे तो भी हमें पता चल जाता है, अगर नहीं करे तो भी हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, बात करने की सलाहियत, ठीक है। बात करने की सलाहियत के बारे में हम उनको क्या कहते हैं, कैन यू टेल मी हाउ यू फील अबाउट योर करंट स्टेट ऑफ हेल्थ। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जो मौजूदा सेहत की कंडीशन है या सेहत का हाल है, इसके बारे में आप कैसे फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं। तो वो आपको अपने अल्फाज में जो है आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपको बताएगा। तो आपने उनकी जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, उनके जो अल्फाज का चुनाव है, उनके जो लहजा है, टोन है, ये सारी चीज़ें आपने कम्युनिकेशन में क्या करनी होंगी, नोट करनी होंगी। इसी तरह से एबिलिटी टू रिमेंबर, चीज़ों को रिमेंबर, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत। आर यू एबल टू रिमेंबर रिसेंट इवेंट और इवेंट ऑफ लॉन्ग एगो, एक्सप्लेन। क्या आपको पता है या याद है कि पिछले वीक क्या हुआ था, या पिछले संडे को आपने क्या किया था या क्या खाया था, ठीक है। या पिछले साल आपने क्या किया था, या पिछले साल रमज़ान में आपने क्या खाया था, ठीक है। या आपने कौन सी ऐसी ख़ास एक्टिविटी की थी। तो इसके ज़रिए फिर इसी तरह से हमारे साथ आता है एबिलिटी टू मेक डिसीजन। डिसीजन करने की एबिलिटी आप में है या नहीं। तो डिस्क्राइब हाउ यू फील व्हेन फेस विद अ डिसीजन। जब आप कोई फैसला करने जा रहे हैं होते हैं, तो फैसला करने के दौरान आप कैसे फील करते हैं। आया आप किसी किस्म के दबाव का शिकार होते हैं, आया आप फैसला करने में आपको दुश्वारी होती है, या आप बगैर किसी हिचकिचाहट के डिसीजन कर लेते हैं, फैसले कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं सब्जेक्टिव डेटा के दौरान। ऑब्जेक्टिव डेटा में ज़ाहिरी बात है हम उनकी जो है मेंटल स्टेटस असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम ग्लासको कोमा स्केल को यूज़ करते हैं। GCS स्टैंड फॉर ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल जो है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस है उसकी हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। जिसके ज़रिए हम उनकी मेंटल स्टेटस को जानने की कोशिश करते हैं। सो इसी डेटा के बेस पर फिर हम पेशेंट की वेलनेस डायग्नोसिस, पेशेंट की रिस्क डायग्नोसिस और पेशेंट की एक्चुअल डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, करते हैं। सही है, किसी किस्म की कंफ्यूजन है। No, sir. अच्छा No, जी, sir. वेरी गुड माशाल्लाह। रोल रिलेशनशिप पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। तो रोल रिलेशनशिप पैटर्न ये भी हमारे साथ सिंपल है, जिसमें हम पेशेंट से उनके रोल रिलेशनशिप के हवाले से पूछते हैं कि अपने फैमिली के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे है, अपने सोसाइटी के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे है, और इसके साथ साथ अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में उनका क्या रोल है, ठीक है, क्या किरदार है, सोसाइटी में उनका क्या किरदार है, ठीक है। आया वो अपने रोल को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं, या उनको जो है प्रॉपर तरीके से इम्पोर्टेंस दी जा रही है या नहीं, या वो लोगों को प्रॉपर तरीके से डील कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है रोल एंड रिलेशनशिप पैटर्न में हम अपने पेशेंट से पूछते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा में हम परसेप्शन ऑफ मेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फैमिली, उसके फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो मेजर रोल है उस पेशेंट के, ठीक है, उसके हवाले से वो पेशेंट किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से ख्यालात है उनके, ठीक है, इसके हवाले से हम पेशेंट से जानने की कोशिश करते हैं। डिस्क्राइब योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में आप हमें बताएं। तो वो हमें अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसी तरह से आर देयर मेजर प्रॉब्लम नाउ, क्या आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है इस वक्त। तो ये डेटा हम उनसे गैदर करते हैं। परसेप्शन ऑफ मेजर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क, काम करने में आपकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ और किरदार होते हैं, उसके हवाले से आपके क्या ख्यालात है। तो डिस्क्राइब योर ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क, काम करने में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, इसके हवाले से डेटा हम गैदर करते हैं पेशेंट से। इसी तरह से सोशल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आपकी क्या परसेप्शन है, क्या तासुरात है, क्या ख्यालात है। तो डिस्क्राइब योर नेबर
हुड एंड द कम्युनिटी इन विच यू लिव। जिस माशरे में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, लोग आपके साथ किस तरह से रवैया कर रहे हैं, आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हम उनसे डेटा गैदर करते हैं। और ऑब्जेक्टिव डेटा में ज़ाहिर बात है फैमिली जीनोग्राम को पूछते हैं और इसके साथ साथ क्लाइंट फैमिली मेम्बर्स जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और इसी डेटा के बेस पर फिर हम उनकी वेलनेस डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस और एक्चुअल डायग्नोसिस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न, जिसमें हम पेशेंट के जो चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत है या मुख्तलिफ स्ट्रेस सिचुएशन को किस तरह से वो फेस करते हैं, इसके हवाले से हम पेशेंट से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। तो इसमें हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा आ जाता है जिसमें हम उनसे उनके स्ट्रेस और उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में आप जिन स्ट्रेसेस को फेस कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू बिलीव टू बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन योर लाइफ, कि आप हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे जो मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी जो कि आपको फेस करनी पड़ी है, ठीक है, तो वो क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं। हाउ हैज़ योर इलनेस इफेक्ट द स्ट्रेस यू फील, किस तरह से आपकी जो बीमारी है इसने आपकी स्ट्रेस को मुतासिर किया है जो कि आप अभी फील कर रहे हैं। आया आपकी बीमारी की वजह से आपके स्ट्रेस में मज़ीद इजाफा हुआ है या स्ट्रेस जो है वो कम हुई है। कोपिंग मेथड एंड सपोर्ट सिस्टम के हवाले से हम उनसे ये सवालात करते हैं कि व्हाट डू यू यूजुअली डू फर्स्ट व्हेन फेस्ड विद अ प्रॉब्लम। जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कोई मसला आपको दरपेश आ जाता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं। व्हाट हेल्प यू टू रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन, कौन सी चीज़ जो है आपको मदद देती है किसी भी किस्म के स्ट्रेसफुल टेंशन हालात से बाहर निकलने में, ठीक है। डू यू यूज़ मेडिकेशन, ड्रग और अल्कोहल टू हेल्प रिलीव स्ट्रेस, क्या आप किसी भी किस्म के मेडिकेशन, ड्रग या अल्कोहल यूज़ करते हैं किसी भी किस्म के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। ये सवालात हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्लाइंट की मेंटल स्टेटस की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और इसी डेटा के बुनियाद पर फिर हम अपने पेशेंट की जो वेलनेस, रिस्क और एक्चुअल डायग्नोसिस है इसको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से आपके पास जो लास्ट कंपोनेंट आता है, ठीक है, आपके फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, वो है वैल्यू एंड बिलीव। वैल्यू एंड बिलीव से मुराद ये है कि उनके अपने लाइफ में क्या गोल है, क्या उन्होंने अचीव कर लिया है, रिलीजन के बारे में उनके क्या तासुरात है या ख्यालात है, ठीक है, आया वो अपने रिलीजन को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे सवालात जो है हम वैल्यू बिलीव पैटर्न में क्या करते हैं, अपने पेशेंट से पूछते हैं। सो वैल्यू, गोल्स एंड फिलोसफिकल बिलीव, इसमें हम अपने पेशेंट से इसके हवाले से पूछते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बिलीफ के बारे में, आर द सर्टन हेल्थ प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फॉलो वेल यू आर इल और हॉस्पिटलाइज, ठीक है। जब आप बीमार होते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इस दौरान आया आप अपने जो रिलीजियस या जो स्पिरिचुअल बिलीव है इसको फॉलो करने में आपको किसी किस्म की दुश्वारी या किसी किस्म की रुकावट फील होती है या आती है या नहीं, ठीक है। तो इसके हवाले से हम अपने पेशेंट से पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा में उनके हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, ठीक है, क्लर्जी हो गया, ऑब्जर्व क्लाइंट बिहेवियर फॉर साइन ऑफ स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, ठीक है। क्लाइंट की हम बिहेवियर को चेक करते हैं कि अगर किसी किस्म की रूहानी परेशानी का जो है वो शिकार हुआ हो, या जैसे एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन हो गया, डाउट हो गया, नाउमीदी हो गई जिसको हम होपलेसनेस कहते हैं, एंड पावरलेसनेस जो है, बंदा जो है अपने आप को बिल्कुल लाचार समझ बैठता है, बिल्कुल जो है लाचार समझ बैठता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावरलेसनेस, मतलब कुछ भी करने की सलाहियत वो अपने आप में फील नहीं करता। तो इसी डेटा के बेस पर फिर हम अपने पेशेंट की जो वेलनेस डायग्नोसिस है, रिस्क डायग्नोसिस है और एक्चुअल डायग्नोसिस हम करते हैं। सही है। इसी तरह से आपका ये यूनिट नंबर 2 भी अल्लाह के फजल और करम से जो है मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला यूनिट भी आपको पानी की तरह से क्लियर हो चुका होगा और किसी किस्म की कंफ्यूजन आपको इस पूरे यूनिट में नहीं होगी, और अगर है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।